स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ विजिबल। तो यूजर्स जाते हैं वेब सर्वर पे, जब वो डोमेन हिट करते हैं तो उनको जो आईपी मिलती है वो लोड बैलेंसर की मिलती है। अब लोड बैलेंसर या तो Nginx के थ्रू होगा या फिर किसी क्लाउड के थ्रू होगा। ठीक है, इनको सिर्फ इतना ही पता है कि व्हाट इज द पब्लिक आईपी ऑफ वेब सर्वर, पब्लिक आईपी और पोर्ट किस पोर्ट पर जाना है। अगर वो HTTP पे जा रहे हैं तो पोर्ट 80 पे जाएंगे, HTTPS से जा रहे हैं तो पोर्ट 443 पे जाएंगे। अब वेब सर्वर को हमें बताना पड़ता है कि हमारा फ्रंट एंड कहाँ चल रहा है। ठीक है, अब इसको बताने के लिए भी हम लोग या तो इसकी आईपी देते हैं और क्या बताते हैं, पोर्ट बताते हैं कि ये वाला आईपी ये वाले पोर्ट पर तुमको रिवर्स प्रॉक्सी करनी है या फिर लोड बैलेंसिंग करनी है। याद आ रहा है, पोर्ट देते थे प्रॉक्सी पास HTTP:IP या पोर्ट। सिमिलरली अगर फ्रंट एंड को बैक एंड से बात करनी हो तो उसको भी आईपी बतानी पड़ती है, क्योंकि कैसे पता चलेगा फ्रंट एंड को कि बैक एंड कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो उसको भी आईपी बतानी पड़ती है और पोर्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड से डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है। सिमिलरली अगर बैकएंड को डीबी से बात करना है तो उसको भी बताना पड़ेगा कि आईपी क्या है और पोर्ट क्या है। तो फाइनली है क्या कि हर एप्लीकेशन हमारा एक पोर्ट पर चल रहा होगा। अब वो आप सेम मशीन पे यूज कर सकते हो। ईच एप्लीकेशन रन्स ऑन अ पोर्ट, किसी एक पोर्ट पे चल रहा होगा। जैसे एग्जांपल में मुझसे कोई बोलेगा कि माई सीक्वल कौन से पोर्ट पे चल रहा होगा, तो 3306 पे। कोई बोलेगा बैकएंड किस पे चल रहा होगा, तो बैकएंड मेरा चल रहा होगा अगर नोड का है तो 5000 पे, अगर जेंगो का है तो 5000 पे, अगर जावा का है तो 8080 पे। ठीक है, ये जनरल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा। सिमिलरली फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड मोस्टली हमारे रिएक्ट वगैरह में लिखे रहते हैं, तो वो हमारा 3000 पे चलता है। तो हमें एप्लीकेशन को बताना पड़ता है कि एप्लीकेशन हमारा ये वाली सर्विस इस पोर्ट पे चल रही है, तो आपको इस पोर्ट पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है या इससे कनेक्ट करना है। अगर मेरा फ्रंट एंड चालू है, बैक एंड चालू नहीं है, तो मेरा वेब सर्वर क्या करेगा, इस आईपी इस पोर्ट के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये सब कुछ अगर एक ही मशीन पर है, नोट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ ऑल सर्विसेज आर रनिंग ऑन ए सिंगल EC2। ठीक है, अगर ये सब कुछ आपका सिंगल मशीन पे चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप लोकल होस्ट यूज कर सकते हो। इफ ऑल सर्विसेज आर रनिंग ऑन अ सिंगल मशीन, मशीन को या वर्चुअल मशीन बोल लो, EC2 बोल लो। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट एक नेटवर्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है उसके थ्रू ये बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सर्विसेज अलग अलग चल रही है, मतलब एक दूसरे मशीन पे चल रही है, एक दूसरे मशीन पे, इफ सर्विसेज आर रनिंग इन डिफरेंट मशीन बट सेम नेटवर्क, यानी एक ही नेटवर्क में चल रहा है और डिफरेंट मशीन पे चल रहा है, तो हम प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी की क्या फैसिलिटी है कि उसकी हेल्प से आप इंटरनली या प्राइवेटली बात कर सकते हो, विच इज सिक्योर। सिमिलरली अगर all services are running in different networks, different machine plus different networks,
तो फिर आपको पब्लिक आईपी यूज़ करनी पड़ेगी या फिर पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक आईपी। तो इसमें अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब पब्लिक आईपी यूज़ करेंगे, कब हम प्राइवेट करेंगे। और ये नेटवर्किंग में भी हमने पढ़ा था कि अगर सर्विस सेम मशीन पे है तो लोकल होस्ट क्योंकि लूप बैक नेटवर्क यूज़ हो जाएगा, और अगर डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे है बट वो सेम नेटवर्क में है तो फिर आप प्राइवेट आईपी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज पब्लिक आईपी। ठीक है। और मशीन के अंदर आप सर्विसेज चला रहे हो, जैसे ये एक सर्विस है, अब ये सर्विस सपोज मेरी पोर्ट 3306 पे चल रही है। ठीक है। तो अब मेरे बैकएंड को बताना पड़ेगा कि अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे। अगर ये दोनों सेम मशीन पे है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपकी आईपी रहेगी लोकल होस्ट, आपका पोर्ट रहेगा 3306। ठीक है। जो आप यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपको दिया जाएगा डीबी को लॉगिन करने के लिए वो, और जिस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हो वो। तो ये 5 सर्विसेज मुझे बताना पड़ेगा मेरे एप्लीकेशन को, 5 वैल्यूज़ मुझे बतानी पड़ेगी, तभी तो वो कनेक्ट कर पाएगा। वैल्यूज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट डीबी। डीबी से कनेक्ट करने के लिए आपको इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने डीबी सेटअप किया तो आपको ये वैल्यूज चाहिए। जब आप बैकएंड मतलब आपने डीबी देखो सेटअप किया जाता है तो उल्टा चलता है, पहले हम डीबी सेटअप करते हैं, अगर बैकएंड है तो बैकएंड, फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड, देन वेब सर्वर। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सेटअप कर दिया, अभी ये सेटअप किया नहीं है तो पता ही नहीं है कौन से पोर्ट पे चलेगा, क्या होगा, तो आप इसकी आईपी दोगे कैसे, है ना। तो सेटअप हमारा उल्टा चलता है। आप सेटअप जब करोगे जब भी तो उल्टा करोगे, इस तरीके से सेटअप चलता है। ठीक है। तो इनिशियली हम सेटअप करेंगे इसको। इसमें हम लोगों ने ये सेटअप कर लिया, हमें पता है कि हमारा इस पोर्ट पर इस आईपी पर यूज़र नेम पासवर्ड डीबी का ये है और डेटाबेस जो भी है हमारा ये है। जब ये पता चल जाएगा तो हम बैकएंड चालू करेंगे और बैकएंड को बताएंगे कि ये वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाओ। जब ये सेटअप हो जाएगा तब हम फ्रंट एंड को बताएंगे कि फ्रंट एंड अगर आपको बैकएंड से बात करना है तो बैकएंड मेरा चल रहा है सपोज पोर्ट 5000 पे या फिर 8080 पे। बैकएंड मोस्टली हमारा जावा के एप्लीकेशंस होते हैं, स्प्रिंग बूट वगैरह के, तो 8080 पे चलते हैं। तो अब मैं इसे क्या बताऊंगा, इसको 2 वैल्यूज बताऊंगा कि एक तो आपको आईपी, और अगर सेम मशीन पे है तो आईपी क्या रहेगी, लोकल होस्ट। तो ये नोट पॉइंट हमेशा याद रखना है कि सेम मशीन पर है तो लोकल होस्ट यूज़ करेंगे, अलग अलग है सेम नेटवर्क में है तो प्राइवेट, अलग अलग है अलग अलग नेटवर्क में भी है तो पब्लिक आईपी। तो हमने ये बता दिया, प्लस पोर्ट बता देंगे कि इस पोर्ट पर जाके आप बात कर लेना। सिमिलरली जब हम ये सेटअप करेंगे तो हम लोग फ्रंट एंड, इसके बारे में क्या बताएंगे, फ्रंट एंड की डिटेल देंगे कि भाई अगर आपको फ्रंट एंड से बात करनी है तो आपको इसकी लोकल होस्ट ले लेंगे अगर सेम जगह है तो, और आपको पोर्ट बता दिया जाएगा कि ये आपका पोर्ट है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि तभी तो इस फ्रंट एंड को पता, वेब सर्वर को पता रहेगा कि किस आईपी के किस पोर्ट पर जाकर मुझे ये रिक्वेस्ट डिलीवर करनी है, फिर उधर से रिस्पॉन्स आएगा। सिमिलरली फ्रंट एंड को क्या पता कि कौन सा पोर्ट, कौन सी मशीन, कौन से नेटवर्क में कुछ चल रहा है, हम उसको बताते हैं, हम उसकी कुछ फाइल्स होती हैं उनमें एडिट करते हैं ये चीज़, फिर जाके वो उससे कनेक्ट कर पाएगा। सिमिलरली बैकएंड को क्या पता कि डीबी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, किस मशीन पे चल रहा है, किस यूज़र नेम किस पासवर्ड से लॉगिन करना है मुझे। तो पहले हम डीबी सेटअप करते हैं, देन हम बैकएंड, देन हम फ्रंट एंड, देन वेब। क्लियर है? इस तरीके से ये सेटअप हमारा चलता है। अब अगर मान लो कोई एप्लीकेशन जो सिर्फ एक ही है, मतलब वो फ्रंट एंड बैक एंड करके नहीं है, डायरेक्ट आपको एक ही एप्लीकेशन मिल रहा है, तो आप आगे वेब सर्वर यूज करोगे, देन आप बैकएंड यूज करोगे। बैकएंड अगर नहीं है तो ये 3 सेटअप होगा, काम बिल्कुल सेम होगा। सबसे पहले हम लोग डीबी सर्वर सेटअप करेंगे। अब अगर आपका मैनेजर या आपके टीम लीड बोलते हैं कि नहीं सेम मशीन पे कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग, तो आप सेम मशीन पे कर दोगे, पर आइडियली अलग अलग करना चाहिए ताकि अगर सोचो देखो, अगर ये हमने यहाँ पर सब कुछ एक ही मशीन में कर दिया और वो मशीन ही क्रैश कर गई,
वो मशीन ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तो सब कुछ चला जाएगा सारा। इससे बढ़िया क्या है कि आप उसको अलग अलग करो, जैसे कि अगर ये डाउन हो तो ये इसी को सही करना पड़ेगा, ये डाउन हो तो सिर्फ इसको सही करना पड़ेगा। अगर आपका एप्लीकेशन एक ही है, ठीक है, उस पर कोई ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड अलग है बैक एंड अलग है, तो ये सेटअप ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो रिक्वेस्ट आएगी वेब सर्वर, सब सेटअप कैसे करोगे, पहले इसको सेटअप करेंगे, इसको सेटअप करने के बाद इसको बताया जाएगा कि आपको इससे कनेक्ट करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट, क्या क्या जरूरत पड़ता है। सबसे पहले किस आईपी पर चल रहा है, उसके बाद किस पोर्ट पर चल रहा है, उसके बाद यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है डीबी का, और कौन सा डेटाबेस आपको कनेक्ट करना है। ये हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम एप्लीकेशन को डीबी से कनेक्ट करेंगे। तो स्टेप 1 हमारी हमेशा यही रहेगी कि हम लोग सेटअप करेंगे ये। जब ये सेटअप हो जाएगा तो स्टेप 2 हमारा एप्लीकेशन सेटअप करना। जब ये सेटअप हो जाएगा तो हम बताएंगे कि अगर आपको एप्लीकेशन से बात करनी है, वेब सर्वर को बताएंगे, तो आपको चाहिए आईपी। अब आईपी जो भी है और जिस पोर्ट पर आपको जाना है। फ्रंट एंड का देखो कोई यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी होगा, यूजर नेम पासवर्ड डीबी ये तो डेटाबेस के होते हैं। तो स्टेप 3 आता है हमारा ये। ठीक है, तो या तो आपको सेटअप ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये वैल्यूज वगैरह हम कैसे पास करते हैं। तो अब वैल्यूज पास करने की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कि हम कितने तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का यूजिंग एक्सपोर्ट कमांड। ठीक है, एक्सपोर्ट कमांड हमने देखी थी, याद आ रहा है? चलो फिर से देखो, एक्सपोर्ट लिनक्स में ना कोई भी वेरिएबल सेट करना हो तो आप यूज करते हो एक्सपोर्ट ए इक्वल्स टू और उसकी वैल्यू ए इक्वल्स टू 10। ये वेरिएबल सेट हो गया। अब अगर इसको प्रिंट कराना हो तो आप लिखते हो इको और डॉलर और ए की वैल्यू प्रिंट कराना है तो डॉलर ए। तो देखो ये बोल रहा है ए की वैल्यू 10 है। अगला वेरिएबल सेट करना है, मैंने बोला कि पासवर्ड इक्वल्स टू @123। ये मैंने पास की वैल्यू रख दी। पासवर्ड एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने क्या रखा है, @123। तो एक्सपोर्ट कमांड से हम सेट कर सकते हैं। अब मुझे अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इको डॉलर और उस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल का नाम। तो देखो ये इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, मैंने बोला एक्सपोर्ट डॉलर ए, तो ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। एक्सपोर्ट नहीं, इको। तो इको इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू इन लिनक्स। क्लियर है? वही अगर मुझसे कोई बोलता है कि ठीक है ये तो आपने बता दिया इसमें सेट करने के लिए, विंडोज में कैसे करते हैं, तो विंडोज में एक आपको सर्च करना होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल। विंडोज में आपको क्या सर्च करना होता है, env, इन्वायरमेंट वेरिएबल। देन आपको जाना पड़ता है यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। अब सिर्फ इंटेल यूजर के लिए कुछ सेट करना है तो आप पाथ को एडिट करना या न्यू करना, एडिट नया, जो भी आपको वैल्यू सेट करना है आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। सारे यूजर्स के लिए करना है तो इस वाले ब्लॉक में पाथ की वैल्यू है, इसको एडिट करना, न्यू करना और वैल्यू सेट कर देना। तो विंडोज में हम कैसे वेरिएबल सेट करते हैं, यूजिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, env सर्च करोगे मिल जाएगा। लिनक्स में कैसे करते हैं, यूजिंग द एक्सपोर्ट कमांड। जितनी चाहे वैल्यूज आप सॉर्ट वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1 ही 2 10 जो मर्ज। जैसे पासवर्ड हो गया मेरा, ठीक है, किसी ने बोला कि टीवी हेलो हाँ हाँ सर, अगर एक्सपोर्ट में हमने क्या वैल्यू सेट की वो देखना, मतलब वो भूल गए तो वो चेक कैसे करेंगे पूरी लिस्ट? बता रहा हूँ, ये एक्सपोर्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये वेरिएबल्स हो गए मेरे सेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल सेट कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया और
सेट किया। तो यूजर की वैल्यू सेट हो गई, तो मैं लिखूंगा इको और यूजर, तो ये वैल्यूज प्रिंट होगी। क्लियर है? हाँ ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका टर्मिनल गया, समझ रहे हो, अगर आपका टर्मिनल गया तो ये सारे वेरिएबल्स चले जाएंगे, यानी कि ये सिर्फ इसी टर्मिनल के लिए सेट किया गया है। ठीक है, ये हैं एक्चुअल में आपके वेरिएबल्स। जो आप env कमांड चलाते हो ना, तो कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपने अभी अभी जो सेट किए ना, देखो सारे दिखेंगे आपने पास a = 10, ठीक है, सेल की वैल्यू, ये कुछ लीन ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी तरफ से सेट कर रखे हैं, ये देखो ये। ठीक है, तो ये देख रहे हो ये वैल्यू, ये हमने नहीं सेट की, ये यूजर = ubuntu ये हमने नहीं सेट किया, क्योंकि हमने तो स्मॉल यू में किया था, ये कैपिटल में है। ठीक है, हमने ये सेट किया। तो env कमांड से हम लोग लिस्ट देखते हैं, टू सी द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इन ubuntu या इन लिनक्स, पूरे लिनक्स पे वर्क करता है ये। क्या टाइप करोगे? env। बट प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशंस, नोट पॉइंट में लिख देता हूँ। इफ वी क्लोज द करंट टर्मिनल, जो टर्मिनल हमने ओपन कर रखा है वो क्लोज कर देंगे, देन ऑल एक्सपोर्ट सेट वेरिएबल्स विल बी फ्लश्ड। ठीक है, वो फ्लश्ड हो जाएंगे। एक बार चेक करते हैं, मैंने ये टर्मिनल कैंसिल कर दिया, मैं वापस से इस पर आया, एक नया टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ cmd में, ssh-i, एम फाइल का नेम ubuntu @public। ठीक है, मैं वैल्यू प्रिंट कराऊं, मैं बोलूँ इको डॉलर, कौन कौन सी वैल्यू सेट की थी मैंने, यूजर की सेट की थी, देखो खाली है। मैंने ए की वैल्यू सेट की थी, देखो इको, देखो खाली है। env चलाऊं, देखो वो स्मॉल यू वाली वैल्यू गई, यहाँ ऊपर मैंने पास की वैल्यू रखी थी गई, ए की वैल्यू रखी थी गई। तो नोट में हमें क्या लिखना है, ये ध्यान रखना है कि इफ वी क्लोज द करंट टर्मिनल देन ऑल एक्सपोर्ट सेट वेरिएबल्स विल बी फ्लश्ड। ठीक है, तो इसकी एक लिमिटेशन है जो आपने एक्सपोर्ट कमांड के थ्रू देखी। तो आप इसको करंट टर्मिनल में यूज करोगे बढ़िया चलेगा, लेकिन जैसे ही आपने टर्मिनल बंद किया, आपने सोचा शाम को लिनक्स ऑन वो करूंगा लॉगिन, या फिर बाद में कनेक्ट करूंगा, वो सब चला जाएगा। क्लियर है? सेकंड तरीका क्या है, यूजिंग bash rc फाइल, यूजिंग bash rc फाइल, और इसकी क्या वो है कंपेटिबिलिटी, एक मिनट में इसके आगे लिख देता हूँ, यूजिंग एक्सपोर्ट कमांड और करंट टर्मिनल ओनली, सिर्फ करंट टर्मिनल पे ही वर्क करता है। bash rc फॉर स्पेसिफिक यूजर, मतलब अगर ये वाले वैल्यू से मैं सेट, ये वाले तरीके से वैल्यू सेट करूंगा, तो जिस यूजर से मैंने सेट किया है ना, वो सिर्फ उसी में रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो आप जब अपनी होम डायरेक्टरी में होंगे, pwd से मुझे पता चल जाएगा मैं कहाँ पर हूँ। देखो मैं होम के ubuntu में हूँ, ubuntu यूजर की होम डायरेक्टरी ubuntu ही होती है, तो मैं सही जगह पे हूँ। और यहाँ पर एक बार चलाता हूँ ls-a, देखना यहाँ पर एक फाइल होगी .bash rc, ये दिख रहा है, इसको आप कैट करो एक बार। ठीक है, देखो इसमें कुछ वैल्यूज वगैरह सेट हैं, कुछ कमांड्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हमने वो चीज़ लिख दी तो वो सेट रहेगी उस यूज़र के लिए हमेशा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। सिंपल तरीका है, आपको एडिट करना है, बस इस फाइल को कहीं भी ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ सेट कर दिया कि एक्सपोर्ट पास इक्वल्स टू root@123 और एक्सपोर्ट a = 10
और 3 वेरिएबल सेट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट यूज़र इक्वल्स टू रूट। ठीक है, ये 3 सेट कर दिए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स वाई एंटर। ठीक है, ये हमने सेट सेव कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या स्टेप्स हैं। एवरी, देखो ये वाली फाइल ना हर यूजर के लिए अलग अलग होगी। एवरी यूजर हैव अ फाइल नेम्ड डॉट बैश आर सी, हर यूजर की अलग अलग फाइल होगी इन लिनक्स। ठीक है, कैसे चेक करोगे? यू चेक द फाइल ls हाइफन ए क्यों? ये ऑल फाइल दिखाता है। ऑल फाइल मतलब जो हिडन फाइल भी है, क्योंकि डॉट लगाए तो वो हिडन है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एडिट दैट फाइल एंड ऐड द वेरिएबल, और आप उसमें अपना वेरिएबल ऐड कर दो। कैसे? एक्सपोर्ट ए इक्वल्स टू 10 या 12 और एक्सपोर्ट पास इक्वल्स टू रूट एट द रेट 1 2 3, जो आपको सही लगे। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आपने एक्सपोर्ट कमांड को ही यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद सेव एंड एग्जिट। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टर्मिनल बंद करके टर्मिनल ऑन कर दो, या फिर आपको अब एक कमांड चलानी पड़ेगी, सोर्स होम के अंदर उबंटू के अंदर कौन सी फाइल है मेरी, डॉट बैश आर सी। मतलब आप सोर्स से बोल रहे हो इस फाइल को करंटली रीड करना स्टार्ट कर दो, टू अप्लाई एंड रीलोड द चेंजेस। ये सिस्टम सीटीएल से नहीं होता है, इसको ये वाली कमांड चलानी पड़ती है। तो मैं ये कमांड चला देता हूँ। जिस यूजर में लॉगिन किए, याद रखना, कहीं आप लोग रूट यूजर में होंगे तो आपका फोल्डर अलग होगा। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया। उबंटू यूजर है तो होम उबंटू में ये फाइल थी। अगर आप जैसे अभी यूजर है तो वो होम उबंटू के अंदर, तो होम रवि के अंदर वो फोल्डर होगा। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ इको $a। देखो वैल्यू प्रिंट होने लगी। मैंने बोला इको $पास, पास की वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है, अब देखो मैं टर्मिनल बंद भी कर दूं, नया टर्मिनल ओपन करूं, तब भी वो चीज नहीं जाएगी। ssh-i practice ubuntu@। अब आप कितनी बार भी टर्मिनल क्लोज करो ओपन करो, आपके वेरिएबल्स सेव रहेंगे। ठीक है, लॉगिन हो गया। इको $पास, देखो वैल्यू है ना अभी भी। ये बेनिफिट है आपका जब बैश आरसी फाइल को आप एडिट करते हैं तो, बट ये हर यूजर की अलग अलग होती है। जैसे कि मुझसे कोई बोलेगा कि sudo su करके मैं रूट यूजर बन गया, मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ है, होम उबंटू में। तो अगर मैं बैश आरसी फाइल एडिट करूंगा होम उबंटू की, तो वो गड़बड़ कर देगा। तो मुझे करंट यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना हो तो ये वाली कमांड होती है, ये इसकी है। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं बैश आरसी पड़ी है, देखो इसकी बैश आरसी अलग है और ये किसकी है, रूट वाले यूजर की। ऐसे ही अभी यूजर होगा तो अभी यूजर की बैश आरसी अलग होगी। तो मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूँ यहाँ पर, एवरी यूजर, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है, हैव देयर ओन डॉट बैश आरसी फाइल इन देयर होम डायरेक्टरी। ठीक है, सो मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से करना। एग्जाम्पल में होम उबंटू फोल्डर के अंदर डॉट बैश आरसी होगी किसकी, फॉर उबंटू यूजर। तो अगर आप उबंटू यूजर यूज करने वाले हो तो उबंटू यूजर में, अगर आपने बोला कि नहीं मैं तो डेव नाम से एक यूजर बना हुआ है, तो डेव नाम का जो यूजर होगा उसकी होम डायरेक्टरी डेव फोल्डर होगा, उसके अंदर बैश आरसी अलग होगी फॉर डेव यूजर। ये लिनक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब
तीसरा तरीका क्या है कि अगर आपको ऐसा यूजर सेट या ऐसा वेरिएबल सेट करना है जो सारे यूजर्स के लिए वैलिड हो जाए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ होम उबंटू के लिए काम करेगा, अगर यूजर बदला तो ये काम नहीं करेगा। तो तीसरा तरीका क्या है, वी कैन, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एडिटिंग द ETC के अंदर एक इन्वायरमेंट नाम से फाइल है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट नाम से फाइल है, इसको एडिट करेंगे फॉर ग्लोबल यूजर या फिर ऑल यूजर्स। कोई बोलता है कि मुझे ग्लोबल या सारे यूजर्स के लिए वो वेरिएबल सेट करने हैं, तो हम ये यूज करेंगे। पहले हम ETC के अंदर चलते हैं, देखते हैं कोई पड़ा भी है कि नहीं। cd to root etc ls, is there any file with the environmental name? ये रही वो फाइल, है ना। इसको एक बार कैट करके देख लेते हैं कि अभी क्या है इसमें। सिर्फ एक ही वैल्यू सेट है, वो भी उसका पाथ, कि अगर किसी को bin की कमांड चलानी हो तो ये किसका पाथ है, ये किसका पाथ है। तो हम इसको नैनो करते हैं, और देखो अभी मैं रूट यूजर हूं ना, और रूट यूजर से मैं बोलूंगा कि इको डॉलर पास करो, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा कि नहीं, बस ये बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमने ऊपर तामझाम किया ना अभी, वो सिर्फ उबंटू यूजर के लिए किया है, ये सब उबंटू यूजर के लिए किया है, तो सिर्फ उबंटू यूजर के टाइम पे ये कमांड चलेंगी। देख रहे हो, ये वैल्यू खाली आ रही है, क्योंकि ये वैल्यूज हमने सेट ही नहीं की है। किसके लिए? रूट यूजर के लिए। हमने सेट की थी उबंटू के लिए। तो अगर मैं उबंटू यूजर बन जाऊं, एग्जिट करके उबंटू यूजर आ गया, और अब मैं लिखूंगा ना डॉलर पास, तो ये बताएगा कि हाँ वैल्यू है, क्योंकि ये इस यूजर के लिए काम करेगी। मैं बोलूंगा इको डॉलर ए, तो बोलेगा हाँ ए की वैल्यू 10 आपने सेट की है। तो बेस आरसी का बस यही एक लिमिटेशन है, या आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी है ये एक, कि जिस यूजर से सेट करोगे सिर्फ वही यूजर यूज कर पाएगा। अब मान लो टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म के क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं, AWS के एक्सेस की सीक्रेट की है, तो आप नहीं चाहोगे ना कि मेरे वो वेरिएबल्स या मेरे वो एक्सेस की सीक्रेट की कोई और यूजर भी यूज कर पाए, तो आप क्या करोगे, उसको अपने बेस आरसी में रखोगे। सिमिलरली अगर ऐसा कोई वेरिएबल है जो आप चाहते हो कि ये वेरिएबल तो सबके लिए यूज होना चाहिए, तो उसको आप किस में जाके एडिट करोगे, env में। तो देखो अब मैं इसको env को एडिट करता हूं, नैनो कहीं और आ गया क्या मैं, अच्छा sudo shu cd to etc नैनो करता हूं env फाइल को, या नैनो फाइल एडिटिंग, ठीक है। अब आप ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या लिखते हैं, टेस्ट इक्वल्स टू डेव। टेस्ट की वैल्यू क्या है, डेव। मैंने लिख दिया फाइल नेम इक्वल्स टू टेस्ट डॉट py, ये दो वेरिएबल सेट कर दिए। इसमें आपको एक्सपोर्ट नहीं लगाना होता है, ठीक है। कंट्रोल X Y एंटर। अभी भी देखो आप चेंजेस देखना एक बार, नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इस फाइल में एडिट करने के बाद आपको एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करना होता है या रीबूट करना होता है। क्या करना है आपको, स्टेप 1, एडिट द ETC के अंदर env environment फाइल। कैसे एडिट करते हैं, यूजिंग नैनो और फाइल का नेम। तो हमारी फाइल का नाम है, आप पहले उस फोल्डर में चले जाना, उसके बाद वेरिएबल्स हम सेट करते हैं। मैंने लिख दिया कि पास इक्वल्स टू root@123, बस सीधा ऐसे ही सेट हो जाएगा। नोट में क्या लिखना है, वी नीड टू reboot the system to apply the changes। जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो अप्लाई करने के बाद हमें सिस्टम को रीबूट करना पड़ता है, ठीक है। ये तीनों चीज हो गई। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पर हमको जब ये वैल्यू
सेट करनी हो तो हम ये वैल्यू एक फाइल के अंदर भी दे सकते हैं, हम ये वैल्यूज़ को एक इन्वायरमेंट वेरिएबल से भी दे सकते हैं। तो वही इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लिनक्स में कैसे सेट करते हैं वो हम सीख रहे थे। और ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं हाउ टू सेट द वेरिएबल्स इन लिनक्स, तो देयर आर डिफरेंट वेज, जिसमें से ये तीसरी है। 3 तरीका है। सबसे सेफ जो मोस्टली यूज़ होता है वो सेकंड वाला यूज़ होता है। बाकी ये, क्योंकि ये तो सिर्फ करंट टर्मिनल पे है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की, अगर आपको कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करनी है तो कर लो, क्योंकि जैसे टर्मिनल क्लोज किया सब चला जाएगा। ये आपका स्पेसिफिक यूज़र के लिए है, ये ग्लोबली या पूरे यूजर्स के लिए। ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं एक एप्लीकेशन को सेट करना। तो ऐसा एप्लीकेशन जिसमें MySQL DB हमें रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक मैंने एक वेबसाइट अभी देखी थी, ये रही। ठीक है, देखो यहाँ पर ना एक वेबसाइट है package.json में है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये रिएक्ट की वेबसाइट है। और .sql करके देखो एक फाइल भी है। ये कौन सी फाइल है? इसी को हम डंप करते हैं डेटाबेस में, तो इससे पता चल रहा है कि इनको SQL भी चाहिए। तो अपन इसको क्लोन करने के ट्राई करते हैं कि चला सकें हम। फिर मैं तुम्हें आज ही मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 वेबसाइट दूंगा जो आपको ट्राई करना है। सुडो शू, अरे ये तो हम पहले थी हैं, एग्जिट करके उबंटू यूज़र बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले गेट क्लोन, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोड ले आओ। वैसे ज़रूरत नहीं है कोड की, क्योंकि अभी हमको पहला सेटअप है हमारा MySQL का सेटअप। तो MySQL सेटअप करना है। अब इसमें कहाँ वो वैल्यू सेट करते हैं, समझ रहे हो? इसमें वो वैल्यू कहाँ सेट करेंगे, तो देखो आपको ये डॉट वाली फाइल्स फोल्डर्स पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले इस फोल्डर पे आओ, पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ है। इसमें देखो एक फाइल है custom express.js, इसमें आप कहीं भी फाइल देखोगे MySQL के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। मतलब बता रहा हूँ, वैसे तो आपके पास डेवलपर रहेगा, वो तुरंत बता देगा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप तो ये फाइल बना दो या ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दो, वो पिक कर लेगा। बट अभी के लिए जैसे सपोज ये कोड मिल गया, अब आपको चलाना है इसे, तो आपने कॉन्फ़िग में देखा कुछ नहीं है, उसके बाद आप डाओ में आए, देखो यहाँ पे 4 हैं। तो नोड में एक कनेक्शन फैक्ट्री करके कोड होता है, या आप बोलोगे फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल ये लिख रखा है तो उसकी वैल्यू मैंने अभी यहाँ हार्डकोर कर रखी है, आप चाहो तो पास कर देना। DB_user अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलता है तो उसकी वैल्यू पिक कर लेगा, अदरवाइज वो यहाँ से इसको ले लेगा। तो DB का होस्ट को ही हम बोलते हैं IP, यहाँ लोकल होस्ट या ऐसे आप बोल सकते हो DB होस्ट IP। उसके बाद पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड। 5 चीज़ याद रखना है कि हमें हमेशा एप्लीकेशन को DB के रिगार्डिंग ये 5 चीज़ देनी होती है, ठीक है। तो देखो इसने बस 4 चीज़ ही मांगी है, होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और DB का नेम, और DB का नेम भी उसने दे रखा है। अगर नहीं मिलता है तो ये कह रहा है कि मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके ये वैल्यू ढूंढूंगा, अगर इसकी वैल्यू मिल गई तो मैं उठा लूँ, पिक कर लूँगा, अदरवाइज ये ले लूँगा। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैं DB_पासवर्ड की वैल्यू ढूंढूंगा, अगर ये वेरिएबल सेट है तो ठीक है, अदरवाइज मैं ब्लैंक वैल्यू सेट कर दूंगा उसकी। सिमिलरली यूज़र में अगर आपने कोई अलग से वैल्यू दे रखी है तो बेस्ट है, अदरवाइज मैं क्या पिक कर लूँगा। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि रिएक्ट में कहाँ होता है, ये पाइथन में कहाँ होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक पूरा का पूरा डेवलपर का सपोर्ट रहेगा, सीधा सीधा आप उसके साथ कनेक्ट करोगे, बोलोगे बताओ भाई कैसे क्या करना है, वो बोलेगा आप मेरे लिए DB सेटअप कर दो और मुझे ये 4 चीज़ें एक ENV फाइल में बना के दे दो। देखो यहाँ पे इस कोड में ना 2 एग्जाम्पल है, एक तो हमने वहाँ से देख लिया, इसने देखो एक ENV का एग्जाम्पल फाइल बना के भी दी है। एक अच्छा डेवलपर जो होते हैं, देखो ये कह रहा है बस आप तो एक .env नाम से फाइल बनाना, इतनी फाइल बनाना इसी फोल्डर के अंदर, और इसकी वैल्यू दे देना, यूज़र की वैल्यू दे देना, पासवर्ड की वैल्यू देना, DB की ना। होस्ट में मैंने अगर आप देते हो तो ठीक है, वरना हाँ ये तो मेरा एप्लीकेशन के लिए कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ चलेगा, मशीन के 3000 पोर्ट पे। तो आपको क्या देनी है, बस ये 4 वैल्यू। वो पोर्ट क्या मान रहा है उसका पहले से ही 3306। तो अब मेरा स्टेप 1 हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 होता है हमारा MySQL सेटअप करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कोड के
उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से कि भाई इन्होंने एक एसक्यूएल फाइल दी है और यूज़र इनको रूट चाहिए, पासवर्ड हम अब सेट करेंगे और डीबी का भी नाम इन्होंने देखो दे रखा है कि डीबी का नाम हमें क्या देना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यही चीज़ दे दो क्योंकि ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पर, मैंने एक कोड क्लोन किया। अभी मुझे कोड से कोई मतलब नहीं है, अभी तो मुझे डीबी सेट करना है। तो sudo apt इंस्टॉल mysql हाइफन सर्वर, ऐसे ही सेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं MySQL को। शुरू में जो MySQL के अंदर एक यूजर मिलता है वो कौन सा मिलता है? रूट। ठीक, उसका पासवर्ड क्या होता है शुरू में? रूट। पासवर्ड, उसका कोई पासवर्ड पासवर्ड नहीं होता क्योंकि उसका पासवर्ड नहीं रहता ना भैया। उसका प्लगइन कौन सा होता है शुरू में? ऑथ सॉकेट रहता है। ऑथ सॉकेट रहता है, और जिसमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट देखो यहाँ मेरे एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए, तो मुझे वो उसका प्लगइन भी बदलना पड़ेगा। पासवर्ड वाला सेटअप करूँगा डीबी, उसके बाद उसके अंदर यूजर ने मेरे रूट यूज़र का पासवर्ड सेट करूँगा। ये तो सेम मशीन पे है तो लोकल होस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, प्लगइन नहीं चेंज करना पड़ेगा मुझे, लोकल होस्ट ही रन करूँगा मैं। और मुझे डीबी सेट करना है। तो दो स्टेप को मुझे बता रहा है। मैं सबसे पहले sudo MySQL करके जाता हूँ। MySQL में आ गया, यहाँ मैंने किया यूजर कौन कौन सी 3 वैल्यूज देखते हैं हम लोग? Host यूजर और प्लगइन। तो वो भी किस टेबल से? तो MySQL के अंदर एक यूजर नाम से टेबल है उसके। तो ये रहा वो यूजर। ठीक है भाई, आपको भी रूट यूजर चाहिए, ये है। तो हमें नया यूजर बनाने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड मुझे सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड सेट करने के लिए प्लगइन भी चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये प्लगइन मेरे को पासवर्ड अलाउ नहीं करेगा। कौन सा प्लगइन लेना पड़ेगा मुझे? MySQL_native_password। उसके बाद होस्ट तो इन्होंने भी लोकल होस्ट रखा है और हमारा भी होस्ट क्या है? लोकल होस्ट है। बाकी मुझे कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद मुझे डीबी बनाना है। डीबी बनाने के लिए देखो इन्होंने पूरी की पूरी हमें एक फाइल दे रखी है .sql वाली। तो हमें क्या करना है? सीधा फाइल में होगा शायद। हाँ, वो बना देगा। देखो इसके अंदर आप देखोगे और डिटेल में तो शायद क्रिएट डीबी भी कर रहा होगा। ये क्रिएट अ टेबल डेटाबेस है तो पर क्रिएट नहीं कर रहा है क्योंकि क्रिएट डीबी का कमांड नहीं है। चलो हम तो चलाएंगे पहले से अपने आप समझ तब पहले बनाना। तो हम लोग क्या करना है अब? इसके अंदर पहले ये प्लगइन चेंज करना। एल्टर, उसके लिए कौन सी कमांड थी? अल्टर। एल्टर यूजर का नाम क्या है? रूट लोकल होस्ट आगे लिखा होगा लोकल होस्ट। ठीक है, टू टू MySQL नहीं, टू रूट @ नहीं, होस्ट तो सेम ही रहेगा। अरे क्या कमांड थी एल्टर करने की? हम लोगों ने कल लैब नहीं की क्या ये वाली? हमको तो याद होना चाहिए था। ये अपने साथ हमेशा रखना क्योंकि यहाँ से आप चीज़ें जल्दी जल्दी कर पाओगे। alter user root @ localhost identified with आएगा MySQL native password। लॉगिन हाउ टू एल्टर द डिटेल ऑफ द यूजर, ये रहा। मैं यूजर नेम और इसका प्लगइन प्लस पासवर्ड दोनों सेट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से चेक करता हूँ सिलेक्ट होस्ट वाली से। तो देखो इसका प्लगइन चेंज हो गया, पासवर्ड ये सेट हो गया। ठीक है, और लोकल होस्ट तो लोकल रहेगा। तो मैंने यूजर साइड सब कुछ सही कर लिया। अब मुझे क्या करना है? एक बार 100 डेटाबेसेस के अंदर देखना है कौन कौन से डेटाबेसेस पड़े हुए हैं। तो वही 4 पड़े होंगे पहले वाले। एग्जिट करते हैं, बाहर आते हैं। MySQL फाइल मेरी कहाँ है? इसके अंदर .sql वाली। ठीक है, इसके अंदर कौन सी फाइल है मेरी? ये वाली फाइल है जिसको मुझे डंप कराना है। तो कौन सी कमांड है? MySQL -u-p, पासवर्ड है मेरा रूट @1234567 उसके बाद डंप कराना है EQUANTOM इस वाले डेटाबेस में। और किस फाइल से कराना है? जिस फाइल से कराना है उसका नाम। ठीक है, ये हो गया। एक बार चल के हम लोग देखो, ये बोल रहा है अननोन डेटाबेस।
ये क्रिएट नहीं तो करता। पहले डेटाबेस बनाना। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे ना क्रिएट वाली कमांड नहीं चलाई है। यहाँ देखो इसने क्रिएट टेबल है, क्रिएट डेटाबेस नहीं है, जबकि हमने कल जो देखी थी ना उसमें क्रिएट डेटाबेस भी थी। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, वापस से लॉगिन करना है, sudo mysql -u -c पासवर्ड। लॉगिन हो गए, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हमें क्या रखना है, ये रखना है। क्रिएट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, सो डेटाबेसेस, डेटाबेस बन गया। अब आके हम लोग वापस से अपनी पुरानी कमांड चलाते हैं। यही है हमारी पुरानी कमांड, डंप कंप्लीटेड। एक बार अंदर जाके देख लें, फिर से चीज़ें कंफर्म कर लें, क्योंकि डेवलपर हमारे साथ अभी बैठेगा थोड़ी देर में, अगर एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो ऐसा ना हो कि वो बोले कहाँ बना है तुम्हारा डेटाबेस, कहाँ है, इसमें दिया तो है आपको एसक्यूएल फाइल, वो चीज़ आपको पता रहे तो अच्छा है। यूज़ क्वांटम। ठीक है, तो टेबल्स तो नहीं आई। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट नाम से टेबल बननी चाहिए थी, उसमें एंट्री जानी चाहिए थी। डंप तो कंप्लीट हो गया था, यही कमांड थी ना डंप करने की। सेलेक्ट स्टार कीजिए। अरे सो टेबल्स में टेबल नहीं, सो टेबल होता है नहीं नहीं, सो टेबल्स ही तो थी। एक मिनट, कमांड देखने दो, हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की ढंग से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो टेबल नेम तो पता होना वो चाहिए, तो सेलेक्ट टेबल कीजिए। है भी तो टेबल दिखता नहीं या ऊपर था ना। नहीं दिखता है। टू शो द डीबीज, टू यूज अ डीबीज, टू क्रिएट अ डीबी, टू क्रिएट अ टेबल। कोई डेटा फेच कीजिए करके देखिए, टेबल शो नहीं करता है। वो तुम कह रहे हो सीधा सिलेक्ट क्वेरी चला के देखो। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल से, इनमें से कोई एक टेबल ले लूँ। ऐसा नहीं होता है, दिखाता हूँ। नहीं आएगा भैया। यूज़र ये टेबल है ही नहीं। भैया वो शायद कमांड सही से चली नहीं डंप वाली। एक बार फिर से आते हैं, कंट्रोल ए, sudo लगा देता हूँ आगे, sudo mysql dump -u यूजर नेम। अच्छा, हम लोग जो डेटाबेस बनाए, ठीक है, तो यूज डेटाबेस पहले वो तो करना पड़ेगा ना, तब उसको डैम करना होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो ढूंढ लेता है अपने आप। वार्निंग, यू आर यूजिंग अ पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, लोकल होस्ट डेटाबेस ये नाम से। ये इसने कमेंट्स प्रिंट किए, उसके बाद से डंप कंप्लीट हो गया, ऐसा ये बोल रहा है। चलो आगे देखते हैं। टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्रिएट अ टेबल दिस। एक सेकेंड, कहीं एरर तो नहीं छोड़ रखी इसने। ये तो कमेंट्स उसने प्रिंट किए, फिर डेटाबेस, स्पेलिंग यही है ना हमारी, क्वांटम, तभी तो डंप हुआ है। प्रोडक्ट डंपिंग टेबल, डंपिंग डेटा फ्रॉम, ये ऐसा आया, प्रिंट किया इसने कुछ, डंपिंग। सो टेबल से क्या दिखाता है,
दूसरा डेटा भर सकते हैं क्या उसमें? भर तो सकते हैं, एक सेकंड। ये मेन चीज़ है कि चल गई है, आउटपुट आया तो दिख क्यों नहीं रहा। हमने यूज़र भी सही यूज़ किया है, रूट यूज़र है, रूट पासवर्ड है, लॉगिन भी हो रहा है इससे। एक मिनट, इससे लॉगिन करके देखता हूँ। एग्जिट। अच्छा डंप होता है ना इससे, तो डंप से तो वैल्यू पासवर्ड। MySQL dump -u username -p पासवर्ड और db का नेम। db नेम हमने एकदम सही दिया है ना। ये तो दिया है हमने। एक बार यूजर बन के चला के देखेंगे। भैया वो एसक्यूएल फाइल में यूज क्वांटम का ही लिखा है क्या डेटाबेस में? तो यूज क्वांटम डेटाबेस का ही लिखा नहीं है। अच्छा यहीं पे एक काम कीजिए ना, यहाँ पे एडिट करके डेटाबेस बनाइए और ये यूज डेटाबेस कर लीजिए, इसके बाद चलाइए डायरेक्ट। नहीं मैं जानना चाहता था डंप हुआ तो गया था। एल्टर यूजर सेट क्रेडेंशियल कमिट एल्टर प्रोडक्ट्स टेबल्स। ये यूज डीबी तो सही बोल रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा। नहीं है ना। तो माइस्क्वेल में भी जा सकता है किसी कोई भी क्रिएट डेटाबेस कीजिए, इसके बाद यूज डेटाबेस। देखें तो गया कहाँ। MySQL अच्छा मैं लॉगिन करता हूँ पहले। तो ये अगर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि ये उस डेवलपर की गलती है, उसने दी ये फाइल। हमें बस अपनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक बार देखते हैं हम लोग ये गया किस में है। MySQL में देखूँ क्या? सो टेबल यूज़ करना पड़ेगा पहले। सो टेबल्स MySQL यूज़ करना। यूज डेटाबेस यूज़ MySQL टेबल्स। सो टेबल्स इसके अंदर तो नहीं है, यूज़र है, यूजर्स नहीं है। नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक टेबल ये बनेगी ना प्रोडक्ट्स की। हाँ तो नहीं गई, गई तो है किसी में। यूज और कौन कौन सी टेबल थी इसमें, तो नहीं जाएगी। चलो हम लोग एक काम करते हैं ना, हम उसको वो कर देते हैं, यूज़ कर ही लेते हैं। यहाँ पे एडिट कर दीजिए। एग्जैक्ट नैनो कौन सी फाइल में हमें करना है? quantum.sql। यूज क्रिएट डेटाबेस पे डीबी तो चलो हमने बना दिया, मेन चीज़ अब यूज़ करें। यूज डीबी नेम, यूज दिस एंड डंप करो। अब दूसरा नाम दे सकते हैं क्या? क्रिएट टेबल, ये वो समथिंग डेटा और डेटाबेस का नाम चेंज कर। डंप कंप्लीटेड। क्वांटम सो एम्प्टी सेट। डंप कंप्लीटेड क्यों दिखा रहा है?
तो उस फाइल में दूसरा डेटाबेस नाम दीजिए तो। इंफॉर्मेशन परफॉर्मेंस सिस माईसीक्वल हम लोग किसी यूजर से लॉगिन हुए, वार्निंग डंप किया उसने। अच्छा, चेंज करने के बाद प्लस प्रिविलेज वो भी तो करना होता है ना सर? अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डंपिंग डेटा इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज दिस, हमने यूज लगा लिया था ना, ये नया प्रॉब्लम है। कोई सैंपल फाइल हमने कल ओपन की थी, एक बार उसको देखते हैं। वैसे भैया ये साइट का डाटा है, जब अपन साइट चलाएंगे तब आना चाहिए ना ये तो। नहीं नहीं, ये तो सीक्वल की फाइल है, सीधा डंप करने के लिए हमें दे रहे हैं, इस तरीके से देना है हमें, यूज दिस एंड देन ओके, ठीक है ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं है। ये सबसे पहले लिख दो ना, वो सेट करने से पहले भी। सबसे ऊपर हाँ, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या दिक्कत, वो तो वेरिएबल से वो सेट कर रहा है, वो नहीं शुरू कर दिया, सही तो था। यूज, उसके बाद से हमारी इसका नाम, इसके वेरिएबल ऐसे क्यों दिख, यही लिखा है ना ये, इसके ब्रैकेट जो अजीब से है। वो बैकटिक यूज किया है। वो बैकटिक ही करना है क्या? नहीं 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 नहीं, बैकटिक नहीं करना, सिंगल इन्वर्टेड करेगा ये डंप कंप्लीटेड, ये चल भी रहा है कि ऐसे ही बस तुरंत कर दे रहा है डंप कंप्लीटेड। चलो देखते हैं, सो डेटाबेसेस, ठीक है, यूज ना, खाली आ रहा है, डंप कर दे रहा है। ये मुझे लग रहा है ये एरर तो एक्चुअल में उसने थ्रो किया है, बट ये जो है ना ये कमेंट है। दूसरा ये कर लीजिए, छोड़ दीजिए रहने। क्यों छोड़ेंगे भाई, करेंगे। एक बार लॉग्स हम लोग इसके देखते हैं कि लॉग भेज क्या रहा है, मतलब लॉग्स में कुछ तो आया होगा, कैट वेर लॉग माईसीक्वल अरे कहाँ चला रहा हूँ ये, रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, कैट करो वेर के अंदर, लॉग के अंदर, माईसीक्वल के अंदर एरर डॉट लॉग। plugin MySQL password reported, MySQL is deprecated and will be removed in future। ये तो वार्निंग्स है बस, कोड इस पे चल रहा है,
सेटिंग डाउन बाइंड एड्रेस 127, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे वेयर लॉग में तो कोई नहीं है, बस वार्निंग दिए जा रहे हैं। प्लीज यूज कैशिंग अंडरस्कोर वेस्ट। अच्छा, हम लोग दूसरा डेटाबेस नेम बना सकते हैं, एक बार वो वाला करके देखो। एक सेकंड, एक बार फ्लश प्रिविलेजेस चला के देख रहा हूँ क्या होता है। हाँ, एक बार देखो हम लोगों को दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये दूसरे का कोड है, अदरवाइज इतनी दिक्कत नहीं आती। कहीं तो एरर आई है इसमें। तो ये प्रिंट हुआ, लास्ट में डंप कंप्लीट तो हुआ है। डेटा फॉर द टेबल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप इफ द टेबल एग्जिस्ट एंड क्रिएट दिस, ड्रॉप इफ द टेबल एग्जिस्ट क्रिएट दिस। सब कुछ तो सही है इसमें। चलो ठीक है, इसको बैकअप नहीं ले रहे हम लोग। ठीक है, तो हमारा डीबी हो गया है सेटअप, बस अभी उसके अंदर फाइल्स नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये फाइल एक बार हम लोग ट्राई करेंगे। इसमें कोई एक छोटी मोटी एरर होगी, इसको देख लेंगे। और कहाँ एरर हो सकती है, ये तो कमेंट्स हो गए। सेट एसक्यूएल मोड नो ऑटो वैल्यू ऑन 0, सेट ऑटो कमिट 0, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, सेट टाइम, डेटाबेस। एक काम कीजिए ना, हाँ यहाँ पर दूसरा एक डेटाबेस दूसरा नाम बनाइए और उसको यूज कीजिए, ठीक है। इसके बाद चलाइए ये फाइल को डायरेक्ट कुछ नाम। एक मिनट, एक बार इसको भी मैं वैसे ब्रैकेट्स में देके देखूँगा। बैकटिक वाला है। हाँ एक बार क्रिएट भी तो कर दीजिए। चलाइए क्रिएट वही नाम से। हाँ, हो सकता है ये इसको एक्सेस ना कर पाता हूँ, बट ऐसा नहीं होगा। करके देता है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नाम, ठीक है। क्रिएट दिस। देखो यूज में ना ये कलरफुल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, स्मॉल वाला दीजिए तो। एक सेकंड, हमने जो सैंपल लिया उसमें उसमें कैसे है, इसमें है यूज। अरे ये तो डॉट सीक्वल फाइल्स होती है उसकी, यूज तो कैपिटल ही है इसका। हाँ ठीक है, रहने दीजिए, हो जाएगा। क्रिएट डेटाबेस, और ये डेटाबेस का नाम, देन दिस, फिर यूज दिस और टेबल। मैंने वही कर दिया कि क्रिएट डेटाबेस है ना, डेटाबेस का नाम, उसके बाद से यूज और ठीक है। ट्राई करते हैं, कंट्रोल एक्स वाई एंटर। कंप्लीटेड तो ऐसे दिखा देता है, उसका एरर ही प्रिंट करा दो। कोई नहीं है, हम लोग से भी ज्यादा फास्ट है। सो टेबल्स तो एम्प्टी। कहीं और जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा मुझे लग रहा है। एक बार रीस्टार्ट करेंगे डीबी को। चलिए सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट MySQL। फ्लश कमांड से तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? फ्लश फ्लश नहीं, फ्लश प्रिविलेजेस पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तुरंत डंप कंप्लीटेड। एक बार डेटाबेस नेम चेंज कीजिए तो।
चलो ठीक है, वैसे भी ये तो डेटाबेस है, बस हमें तो सेटअप करना है। वो अगर डेवलपर ने फाइल दी है तो हम फाइल बनाएंगे, अदरवाइज तो छोड़ देंगे। उसे साथ कनेक्ट करके बोलेंगे भाई बताओ ये डीबी तुम्हारा सेटअप नहीं है। अब ये सब हमने कर दिया, हमारे पास ये पांचों चीज़ है। अब इसे हमें देना है अपने एप्लीकेशन को। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जो एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन है। इसमें देखो आपने पहले भी देखा होगा कि अगर पैकेट डॉट जेसन है तो क्या होगा, नोड का नोड का एप्लीकेशन है। नोड का एप्लीकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, npm चाहिए, sudo apt install npm। वही है। ठीक है, तो npm इंस्टॉल हो गया। हमने देखा हमारा पैकेट डॉट जेसन है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार इंस्टॉल npm इंस्टॉल चला के क्या करेंगे, लाइब्रेरी इंस्टॉल कराते हैं। जो जो लाइब्रेरी जिसको पैकेट डॉट जेसन से रिक्वायरमेंट होगी उसको ये इंस्टॉल करके दे देगा हमारे लिए। देखो अभी हमने ना कोई भी वेरिएबल नहीं दिए, अभी मैं बस इसको चला के देख रहा हूँ कि एप्लीकेशन मेरा चालू होगा भी कि नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ तो अभी पास ही नहीं की। पोर्ट तो चलो उसे पता था, आईपी भी चलो लोकल होस्ट से पता था, यूजर नेम भी चलो उसने रूट ले लिया, पासवर्ड नहीं पता उसे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, पासवर्ड उसे पास करूँगा। डीबी नेम भी चलो उसे पता था, कैसे पता, देखो उसने ना, वो फाइल से हाँ उसने यहाँ पे डाउ वाली कनेक्शन डॉट जेएस में दे रहा। पासवर्ड वो ब्लैंक चूज कर रहा है। हाँ वो कह रहा है अगर आपने नहीं दिया तो मैं ब्लैंक पासवर्ड यूज़ करूँगा। ब्लैंक पासवर्ड है ही नहीं तो वो लॉगिन ही नहीं करने देगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। यूज़र नेम तो यहाँ स्पेस है क्या, नहीं नहीं नहीं। ठीक है ये हो गया। अब मैं एक बार npm स्टार्ट करके देखता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन चालू हो भी रहा है कि नहीं। आप npm स्टार्ट जो हमने पहले सीखा है ना एप्लीकेशन चलाना, बस उसी में आप डीबी ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, पोर्ट ऑन करता हूँ 3000, तो भी 3000 पे चलेगा। 3306 ऑन करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मशीन से बाहर से कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही। जब मशीन से बाहर से आती तो हमको पोर्ट की ज़रूरत पड़ती। मेरा एप्लीकेशन और मेरा डीबी सेम मशीन पे है, लोकल उससे काम चल जाएगा, कोई पोर्ट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। IP कॉलन 3000। ठीक है, एप्लीकेशन तो चालू हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन डीबी के पास जाएगा क्या, देखो मैं साइन इन कर रहा हूँ। अब देखो साइन इन करते वक्त एप्लीकेशन की कुछ भी चीज़ें देखनी है तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ऑन कर लिया करो, और इंस्पेक्ट में नेटवर्क ऑन कर लिया करो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको मैं साइन इन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के देखता हूँ @gmail.com, क्योंकि ये डीबी पे जाएगा चेक करने के लिए कि ये यूज़र नेम पासवर्ड सही है कि नहीं, और यूज़र नेम पासवर्ड जब डीबी से कनेक्ट ही नहीं होगा तो एरर आ जाएगी।
साइन अप। नो वैसे एरर दिख रही, काफ़ी कुछ चीज़ें ना तुम्हें दिख ही नहीं रही है। होम पेज पे देखो आप ना, आप काफ़ी कुछ चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। देख रहे हो ये लो प्राइसेज, काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि वो डीबी से आती हैं, डीबी इससे कनेक्टेड ही नहीं है। फिर भी देखो हम साइन अप करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपना नाम यहाँ एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, साइन अप। ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि देखो ये सब डिटेल कहाँ जाती है, डीबी के अंदर, डेटाबेस में। वो मेरे नाम में एक टेबल, ईमेल, पासवर्ड, ये सब सेव करेगा। और ये कोशिश कर रहा है कि मैं डीबी पर पहुंचूं, लेकिन डीबी देखना ही पहुंच ही नहीं पाएगा। ट्राई कर रहा है डीबी से कनेक्ट करने के लिए, पर डीबी का पासवर्ड गलत है, तो ये एंट्री नहीं कर पाएगा उसमें और फेल हो जाएगा। फेल हुआ साइन अप करने में। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये अभी डीबी से कनेक्शन सही नहीं है, और कनेक्शन मुझे भी दिख रहा है सही नहीं है, क्योंकि मैंने यूजर नेम पासवर्ड सही दिए ही नहीं है। ये रिस्पॉन्स वगैरह, एक सेकंड, एक बार फिर से देते हैं हम, ताकि हमें और डिटेल दिख सके। साइन अप कर रहा हूँ मैं। कंसोल में जाइए इसी का, क्या? कंसोल में नेटवर्क के पहले यहाँ क्या बताया। यहाँ पर अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो जो आपको चलानी है इस पेज पर। ऑटो क्लिकर वगैरह आपने देखे होंगे, पहले मोबाइल वगैरह लोग ऑर्डर करते थे ना, तो एमआई वगैरह के मोबाइल्स वगैरह नहीं ऑर्डर होते थे। ऑटो क्लिकर की जेएस जो स्क्रिप्ट है ना, आप यहाँ कंसोल पे चला सकते हो, तो ऑटो क्लिक करेगा उस पेज को। देखो, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको सी कर जेड करते हैं, ठीक है। पहले मैं जाके इसको ऐप को बंद कर देता हूँ, sudo apt इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल करना है मुझे? नेट टूल्स, ताकि मैं देख सकूँ कौन कौन से पोर्ट ऑन है, कौन कौन सी मेरी प्रोसेस चल रही है उस पर। sudo net stat -lp। 3000 पोर्ट पे कुछ चल रहा है क्या? 3000 पोर्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3306 चल रहा है बस। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा पोर्ट तुम्हारा बिजी है। तो 3000 पोर्ट मेरा नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को एडिट करता हूँ जिस फाइल में मुझे वो चेंजेस करने हैं। तो अभी के लिए मैं मैनुअल कर रहा हूँ, कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल या उसके थ्रू नहीं कर रहा हूँ। cd to dow ls, कौन सी फाइल थी? कनेक्शन फैक्ट्री, नैनो कनेक्शन फैक्ट्री। और इसमें आता हूँ मैं, यूज़र नेम मेरा ठीक है, पासवर्ड मुझे चेंज करना है, यही है मेरा पासवर्ड, ठीक है। और ये मेरा कंट्रोल XY, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जिस फाइल को कनेक्शन स्टेबल करना है उस कनेक्शन फाइल से मैंने कनेक्शन स्टेबल करा दिया। अभी मैंने कुछ भी इन्वायरमेंट वेरिएबल से नहीं किया, मैंने सीधा कोड में एडिट किया, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोड में एडिट करोगे, गिट पुल करोगे, वापस से चेंजेस हट जाएंगे। तो हमने अभी सिर्फ चला के देख रहे हैं कि हमारी चीज़ें चलती भी हैं कि नहीं। एक फोल्डर पीछे आए जहाँ पर package.json पड़ी है, यहाँ चलाया npm start, तो एप्लीकेशन मेरा चालू होगा। सर्वर चालू हो गया 3000 पोर्ट पे। अभी मैंने नो ऑप्शन नहीं चलाया, बस ऐसे ही डायरेक्ट चलाया। अब एक बार देखते हैं कि ये चीज़ें चलती हैं कि नहीं। ठीक है, साइन इन, साइन अप, हेल्प कर जाएगा,
नहीं होगा, अंदर में है ही नहीं। वो टेबल वगैरह नहीं है ना, हाँ, इस वजह से। हम लोग टेबल बना लेते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, वहाँ से उठा के टेबल बनाए वो क्योंकि डेटाबेस। जो जो टेबल इसको चाहिए ना, वो टेबल्स तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो एंट्री नहीं कर पाएगा ना। अब जैसे मैंने साइन अप के लिए जितनी भी एंट्री दी, वो टेबल ही नहीं है, तो वो एंट्री करेगा ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्रिएट प्रोडक्ट्स, और इंसर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। क्रिएट टेबल, जहाँ जहाँ क्रिएट टेबल है ना, क्रिएट यूज़र, देखो यूज़र नेम पासवर्ड, ये चीज़ चला लेता हूँ मैं। ये ठीक है, तो मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, ये जरूर चलाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मेरा अटक रहा है। तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि अभी पहली बार ही आप कनेक्शन बनाना देख रहे हो। तो अभी जो जो पहली बार देख रहे हैं, वो बस इतना याद रखेंगे कि डीबी सेटअप करते वक्त हमें कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती है। अगर उसने फाइल दिया तो फाइल को डंप करना पड़ता है, अगर नहीं दिया तो वेल एंड गुड है, तो समझो बेस्ट है। अब ये 5 वेरिएबल्स मुझे यहाँ से निकाल के रखने पड़ते हैं अपने पास। तो जब भी आप डीबी सेट करोगे, ये 5 चीज़ें अपने पास रेडी कर लेना सेट होने के बाद। जैसे किस आईपी पर चल रहा है, सेम मशीन पे है, लोकल, किस पोर्ट पर चल रहा है, कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड तुमने बनाया, और कौन सा डीबी बनाया। डीबी या डेटाबेस नेम है ना, हाँ, वहाँ लिख दिए डेटाबेस नेम। तो हम लोग चलते हैं अपने माई सीक्वल वाली कमांड पे वापस। लॉगिन हो गए, यूज ठीक है, क्रिएट अ टेबल यूजर्स, ठीक है, ये हो गई, टेबल बन गई हमारी। और क्या बनाना है हमें, 2-3 चीज़ें बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना दे। ये हो गया क्रिएट टेबल, क्रिएट, और ऊपर ये वाला ठीक होता है यार इसे। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरीज, और कुछ है, उनकी वजह से वो सब छोड़ दो, सबको। ठीक है, इंसर्ट कराना है। हाँ, करा देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो मैनुअल कर दे रहे हैं, क्योंकि इस फाइल को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 15 क्वेरी चल गई, ये हो गया, ये हो गया। नीचे वाला इंसर्ट। इससे क्या होगा, हमारा डीबी वगैरह एकदम प्रॉपर हमें कनेक्शन बनाते हुए दिखेगा। और नीचे ये हो गया, नीचे तो हो गया, नीचे देखिए, और नीचे और देखिए अल्ट्रा टेबल है, अच्छा किया हुआ है, ठीक है, वो भी चलाना पड़ेगा। अरे यूनिक की बनाना, प्राइमरी की वगैरह ऐड किया है उसमें। ये छूट गया है अल्टर में। ठीक है, अब वर्क करेगा, इतने में तो वर्क करना चाहिए। एक बार हम लोग प्लस रीस्टार्ट कर लेते हैं माई सीक्वल को। ठीक है, तो माई सीक्वल हमारा अब चलना चाहिए। अब एक बार हम अपनी एप्लीकेशन को वापस से स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, 3000 पोर्ट पे चल रहा है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि टेबल बन गई है, तो अब मेरे पास आपने साइन इन, साइन अप किया, 1 2 3 8 पासवर्ड 1 2 3 4 5। यूजर नेम इज एम्प्टी, यूजर नेम कहाँ है इसमें, यूजर नेम डालिए, पे डाला था 1 2 3 4 5। ठीक है, अरे टेबल में 4 एंट्री है क्या, यूजर वाली टेबल कहाँ है, प्रोडक्ट, ये रहा, और नीचे
आईडी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। 4 चीजें चाहिए इसको। तो आईडी तो वो अपने आप ले लेगा ना, आईडी तो वो अपने आप लेगा, नोट ना ले। यहाँ जनरेट नहीं कर पा रहा है, देख रहे हो, यूजर नेम इज एम्प्टी, वेबसाइट सही नहीं है। और थोड़ा लंबा नेम दीजिए तो। एक सेकंड। इसमें क्या दिया है, वायर कार नॉट नल, अच्छा नॉट नल होना चाहिए, ठीक है, नॉट नल, ठीक है। अरे वो हमसे इनपुट में देखो ना क्या ले रहा है वेबसाइट पे, हमसे इनपुट हाँ। ही 3 ले रहा है। हाँ तो 3 ही तो होगा ना, आईडी तो अपने आप वो चलेगा वो। अरे नहीं, क्रिएट टेबल में 4 कॉलम बने हैं, देखो देखो इंसर्ट कराते वक्त देखो, ये 3 4 इसने पास किए हैं की मर्जी से। अच्छा हाँ। अच्छा लॉगिन आईडी हम लोग एक काम करते हैं ना, लॉगिन करके देखते हैं अगर लॉगिन हो रहा है तो। हाँ जो वहाँ से कोई डेटा उठाइए वो उसका लॉगिन कीजिए यूजर नेम से। ईमेल हमें पता है क्या किसी की, इसकी पता है, हमको पता चल जाएगा कनेक्टेड है कि नहीं। पासवर्ड है, लेकिन पासवर्ड तो उसने एनक्रिप्ट करके डाला होगा ना ये। हाँ तो वही उठाइए। नहीं तो ये नहीं वो काम करता ना, अच्छा एनक्रिप्टेड फिर है। डिक्रिप्ट कर लीजिए फिर। ये 64 लगा रखा है, क्या लगा रखा है, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, देखो कनेक्शन हो रहा है। डिक्रिप्ट कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा वो। पेज 64। क्या है? ये तो नहीं है। पासवर्ड सेट किया। डिकोडिंग, वो वाला सिंबल होता है क्या? ये है पासवर्ड, देखो ना ये है ही नहीं इसका। नहीं और नहीं इसने पासवर्ड एनकोडिंग लगा रखी है ना, ये देखो यहाँ पे, ये ऊपर बनाते वक्त भी लिखा था UTF एनकोडिंग, देख रहे हो ये इंजन एनकोडिंग, मतलब कनेक्शन हो गया। देखो ये वेबसाइट गड़बड़ है थोड़ी सी। हाँ वो ये करे पासवर्ड रॉन्ग बता दिया था, यानी कि वो क्योंकि अगर ये डेटाबेस पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डीबी में जाके चेक कर रहा है पासवर्ड इज करेक्ट। और अगर फीचर ब्रांच वगैरह आप देखोगे, पेज पे आते हैं, कुछ तो और इमेज सब आता होगा ना, ये ये देखो ना, ये आ गया, पहले ये नहीं आ रहा था। किसी को ये समझ में आ रहा है ये आ रहा था कि नहीं? देखो मैं माई सीक्वल बढ़ा दूं एक बार, माई सीक्वल को वो कर देता हूँ, नए टर्मिनल पे करता हूँ ताकि आपको दिखे। देखो कुछ लोगों को मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा क्या हो रहा है, कैसे कनेक्शन हो रहा है, बस थोड़ा सा हमको ये डायग्राम पे ध्यान देना है। फिर हम जब अपनी वेबसाइटें वगैरह बिल्ड करेंगे ना, उनमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो तुरंत बिल्ड होगी। अपन क्या है, थोड़ा दूसरे की वेबसाइट को कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ये क्या? देख रहे हो पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि फेसबुक के एम्प्लॉय या किसी और कंपनी के एम्प्लॉय चाहेंगे कि तुम्हारा पासवर्ड देख ले तो नहीं देख सकते, वो इंक्रिप्टेड रहता है। वो डेटाबेस सामने ही है उनका, दिख रहा है कि पासवर्ड है, लेकिन पासवर्ड एंटर नहीं कर सकते। हाँ तो वो उसका डिक्रिप्ट करने का भी कुछ तो होगा ना। नहीं, वो एल्गो ही ऐसी होती है कि जिसने सेट किया है ना, वो मशीन नहीं देख सकती उसे। मैं देखो अब एक बार वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सिस्टम CTL स्टॉप माई सीक्वल, मैं माई सीक्वल से बोल रहा हूँ स्टॉप हो जाओ, ठीक है, माई सीक्वल मेरा स्टॉप हो गया। अब एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, देख रहे ये प्रोडक्ट चले जाएंगे, क्योंकि ये DB से ही एंट्री ले रहा था। वहाँ वाला भी बंद कर दिया क्या? ना ना, हाँ ये रिजेक्शन हो गया ना, DB बंद हो गया तुम्हारा। अब चलाइए। कंट्रोल C, कनेक्शन लॉस, NPM स्टार्ट। तो बोलेगा कि DB से कनेक्शन नहीं बन रहा, 3000 पोर्ट, प्रॉब्लम इन लोडिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ खाली हो गई, देख रहे हो, इट वॉज नॉट पॉसिबल लिस्ट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो एंट्री आ रही है ना यहाँ पे, ये DB के अंदर से एंट्री आ रही है, और ये DB वाली एंट्री, जब DB गायब हो गया तो एंट्री कैसे आएगी? देखो जैसे ही मैं DB को वापस से ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट में सिंपल ये आ जाएगा, यानी कि कनेक्शन बन गया है, तभी ये चीज़ हो रही है। माई सीक्वल के अंदर हमारा डेटा स्टार्ट हो गया, फ्रेश और रिफ्रेश करूँगा ना से, तो ये देखो काम कर जाएगा, ये देखो आ गई ना एंट्री। तो इससे पता चलता है कि कनेक्शन बन गया है। तो कनेक्शन बनाना बस देखने में हुआ लग रहा है, कुछ नहीं है। आपको जब ये सेटअप करना है तो 5 चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो आपको इस एप्लीकेशन को दे देगी।
जब ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, लॉजिक वाले एप्लीकेशन को। हाँ बस कल हम लोग फिर से एक वेबसाइट बनाएंगे, देखेंगे, या फिर अगर तुमको लगता है कि एक आध हम ट्राई कर सकते हैं तो मैं आपको देता हूँ, वो एकदम प्रॉपर चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सेटअप करना आना चाहिए MySQL, ठीक है। और जो पहले के जानते हैं थोड़ा बहुत, वो इसके ये MySQL वाले को इसको भैया इसकी लिंक भेज दीजिएगा। हाँ हाँ मैं लिंक वेयर में भेज दूंगा, तो ये ट्राई करना जिसका भी चल जाए। इसमें कोई एक लाइन में कोई दिक्कत है तो बस हम देख लेंगे, ऊपर ही कहीं दिक्कत है मुझे लग रहा है। ठीक भैया ठीक। इसको हटा देना, देखते हैं। हाँ ये सब हटा के बस यूज DB वाले लिख लेंगे, ठीक है। ट्राई करना इसको, मेनली ये याद रखना है हमको। ये जिसका सेटअप समझ में आ गया, वो फिर धीरे धीरे 2 वेबसाइट 3 वेबसाइट 4 वेबसाइट हम लोग बिल्ड करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड DB, तो सीक्वेंस पूरा समझ में आ जाएगा। कल जो हमने DB पढ़ा, आज हमने ये सीखा कि DB से हमें 5 चीज़ें चाहिए होती है जो हमें एप्लीकेशन को देनी पड़ती है, और हर एप्लीकेशन में अलग अलग फाइल होती है, वहाँ पे देना पड़ता है। कहीं पे इन्वायरमेंट वेरिएबल के फॉर्म में देंगे, कहीं फाइल के फॉर्म में, तो वो भी हम देखेंगे कहाँ कैसे देते हैं, ठीक है। ठीक भैया। प्रैक्टिस करो, अगर लगे कि मेरे को एक दिन और